आज अपन बात करते हैं आदिकालीन साहित्य की। अपन ने बात की थी पिछले चैप्टर में आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां या पृष्ठभूमि। आज अपन बात करते हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। देखिए, आदिकालीन जो साहित्य है उसमें जो प्रवृत्तियां थी, विशेषताएं थी, वो तत्कालीन परिस्थिति के संदर्भ में देखी जानी चाहिए थी। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती हैं। आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अभ्रंश भाषा में लिखा गया है, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथों में ही बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्धित हुए हैं, तथापि उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया। ये प्रमाणित हो चुका है कि अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहना समीचीन प्रतीत होता है। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली, देखिए इसमें जो साहित्य रचा गया, रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, लौकिक साहित्य है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, जिसमें नंबर 1 पर अपन लेते हैं तो ऐतिहासिकता का अभाव। नंबर 2 पर लेते हैं युद्ध वर्णन में सजीवता। नंबर 3 में प्रमाणिकता में संदेह। नंबर 4 वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। नंबर 5 आश्रयदाताओं की प्रशंसा। नंबर 6 संकुचित राष्ट्रीयता, मतलब राष्ट्रीयता का अभाव, कल्पना की प्रचुरता और विविध छंदों का प्रयोग, और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अब देखिए डिंगल क्या है। डिंगल राजस्थानी प्लस अभ्रंश का जो मिश्रित रूप है वो डिंगल है, और ब्रज प्लस राजस्थानी का जो मिश्रित रूप है अभ्रंश का वो पिंगल। तो नंबर 1 पर अपन ने जो विशेषता रखी है वो है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई थी। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। नंबर 2 पर अपन रखते हैं कि युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कभी युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। चारण जो थे वो राजा महाराजाओं के आश्रयदाता जो थे उनका गुणगान करते थे, यशोगान करते थे, तो वे कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था।
चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो चंद्रवरदायी हैं, तो ये इस काल की पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो, परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया है, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित होते रहे। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायासी हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में किया गया, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं जहां वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नक्सिक परिपाटी पर किया गया है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वय संधि और षट ऋतु वर्णन का सम्यक समावेश भी रासो ग्रंथों में किया गया। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे और अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा ही हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। संकुचित राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता का अभाव। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु देशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। वे 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे, अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वे कभी सफल नहीं हुए। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र वे विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पद दलित किए जाते रहे। यदि इन शासकों ने अपने क्षुद्र अहम भाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन झेलते हुए परतंत्र न रहना पड़ता। कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है, पर इतिहास नाम मात्र को ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी कर दी है। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की ये विविधता
हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वी रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, पद्दड़ी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया आदि। ये छंद परिवर्तन मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी पृथ्वी रासों को छंदों का अजायबघर, छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वी रासों को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। डिंगल पिंगल का प्रयोग पूर्व में मैंने बताया कि डिंगल क्या है, राजस्थानी प्लस अभ्रंश मिश्रित जो डिंगल कहलाती है, और राजस्थानी प्लस राजस्थानी और ब्रज मिश्रित जो है दोनों का रूप वो पिंगल कहलाता है। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल कहा गया। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से जो बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। अनुस्वारांत प्रवृत्ति एवं द्वित वर्णों की प्रधानता विरासों की भाषा में उपलब्ध होती है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में प्रचुरता से किया गया है। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षाओं के काम लिया गया है। यद्यपि रासों के विशाल कलेवर में प्राय सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां तदयुगीन परिस्थितियों की देन हैं। जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। थैंक यू। अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे हिंदी का प्रथम कवि और आदिकालीन रासो साहित्य। थैंक यू।